हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ये बातचीत करने वाले हैं कि तेलंगाना विधानसभा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को फॉलो किया है जिसके बारे में 2024 में उसने सुनवाई करते हुए बताया था कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के मद्देनजर तेलंगाना विधानसभा के द्वारा ये एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें बताया गया है कि देखिए साहब, हम अनुसूचित जाति के अंतर्गत 3 अलग अलग स्तरों पर वर्गीकरण करेंगे। इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसके बारे में हम लोग आज की चर्चा में बातचीत करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस केस को लेकर के निर्णय दिया गया था और इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं, हम लोग इस चर्चा के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से अपने GS के पाठ्यक्रम को पूरा करें, उसको अच्छे से कवर करें, समझें, जानें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो रही है 21 मार्च से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9,999 रुपीज़ की जो फ़ी है इसके माध्यम से इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। ये सबसे एफोर्डेबल फ़ी है। इसके माध्यम से आप रिकॉर्डेड कक्षाएं ले सकते हैं और साथ ही आपको क्लास नोट्स PDF फॉर्मेट में पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 अन्य बैचेस भी हैं जो कि गोल्ड और प्लैटिनम बैच के तौर पर जाने जाते हैं। उन बैचेस के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप जब देखिएगा तो उसमें इसके बारे में विस्तार से जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अंतर्गत जो भी अन्य महत्वपूर्ण बैचेज हैं उसके खास फीचर्स को आप उसके माध्यम से देख सकते हैं और देन आफ्टर अपनी सुविधा के अनुसार इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, इसके माध्यम से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, ये तो कुछ इस बैच के बारे में, जो बैच शुरू हो रहा है सिविल सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए कुछ खास जानकारियां हो गई। अब हम लोग वापस पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2024 में एक फैसला सुनाया गया था और उसी फैसले को तेलंगाना के द्वारा फॉलो किया गया है। फैसला क्या था साहब और किस मुद्दे पर फैसला था? देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा यह फैसला सुनाया गया था। मामला क्या था? मामला दरअसल पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम देवेंद्र सिंह बनाम अन्य से जुड़ा हुआ मामला था। उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही थी कि क्या जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत भी अलग से उपवर्गीकरण करते हुए उन्हें आरक्षण में कुछ विशेष रियायत देनी चाहिए, कुछ विशेष उनको ऐसी सुविधा देनी चाहिए जिसका लाभ वो ले सकें और इसके माध्यम से वो और अपना विकास कर सके और अपना उत्थान कर सके। और इसी के लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हरी झंडी दी थी और कहा था कि ऐसा किया जाना चाहिए और इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपने लेवल पर गतिविधियां करने की भी बातें कही थी। इसी को फॉलो करते हुए जो तेलंगाना विधानसभा के द्वारा ये विधेयक पारित किया गया है, ये यहाँ पर इसी बात को इंडिकेट करता है। इसमें इसी बात को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि ठीक है, हम SC के कंटेक्स्ट में यानी कि शेड्यूल कास्ट के कंटेक्स्ट में जो उपवर्गीकरण की व्यवस्था है, हम इसको लेकर के जो भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अभी तक जो उनको लाभ मिलना चाहिए था उसका लाभ अभी तक किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, हम इसके ऊपर ध्यान देंगे और देन उनका उत्थान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसी स्थितियां देखी जाती रही कि मान लो कि SC कैटेगरी ये है और इस कैटेगरी के अंतर्गत जो एक लेवल है, इस लेवल को तो SC कैटेगरी का लाभ मिलता रहा, लेकिन जो ये लेवल है इस लेवल को SC कैटेगरी का लाभ शायद ही कभी मिला। और ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि ये डिस्पैरिटी है, असमानता है? ऐसे में इसी असमानता को पाटने की कोशिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से की गई थी और उसी को फॉलो किया गया है तेलंगाना विधानसभा के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा। यहां पर दोस्तों जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए साहब, हम जो शेड्यूल कास्ट हैं यानी कि अनुसूचित जाति हैं, इनको 3 मुख्य समूहों में बांटे गए।
और इन 3 समूहों में जब हम बांटेंगे तो उसके लिए जो इससे संबंधित रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसको भी हम बहुत ही सावधानी से देखेंगे, उसको मेजर करेंगे और इसी के आधार पर उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उचित लाभ मिलना चाहिए, वो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। इसके लिए तेलंगाना विधानसभा के द्वारा 17 मार्च 2025 को तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्ति संगत वर्गीकरण विधेयक 2025 पारित किया गया है। नाम याद रखिएगा, युक्ति संगत वर्गीकरण, है ना, रेशनलाइज्ड क्लासिफिकेशन, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखा गया है। अब यहां पर जो मकसद है, मकसद मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी सही तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर लाभ मिल सके और जो ये डिस्पैरिटी की स्थिति है, इस डिस्पैरिटी की स्थिति को दूर की जाए। इसके साथ ही जो एससी समूह को समान अवसर की बातें की जाती हैं, उनकी प्रगति के पथ पर ले जाने की बातें की जाती हैं, इसे भी हम एश्योर कर सकें और इसको और पुख्ता कर सकें। इसके लिए यदि हम इस वर्गीकरण को अपनाएंगे तो शायद इसमें और अधिक बेहतरी हो सकती है। इसके अलावा जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर जो 3 वर्ग की बात आप सोच रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से, तो आखिर उसमें क्या वर्गीकरण है साहब? भाई आज ये विधेयक पारित हुआ है, कल को ये कानून बन जाएगा, तो आखिर जब ये कानून बन जाएगा तो उसमें क्या कुछ प्रावधान रहेगा उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इसमें जो पहला वर्गीकरण है वो ग्रुप 1 के अंतर्गत है दोस्तों। 15 सबसे पिछड़ी एससी जातियों को 1% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप है यानी कि ग्रुप 2, इसमें 18 सबसे जो पिछड़ी जातियां हैं एससी की, उनको लगभग 9% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है साहब। और इसके अलावा जो ग्रुप 3 है उसमें 26 जो अनुसूचित जातियां हैं, इनको लगभग 5% का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और इस तरीके से यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल ऐसे 59 जो एससी की उपजातियां हैं वो हमें यहाँ पर दिख सकती हैं, जिनको इस वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण का लाभ अलग अलग स्तरों पर दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इसी चीज को इस चार्ट के माध्यम से भी इंडिकेट किया गया है। जो 1% है ये इसमें 15 जो उपजातियां हैं वो शामिल हो जाएंगी। जो ग्रुप 2 है इसमें 18 उपजातियां शामिल हो जाएंगी और ग्रुप 3 जो है इसमें 26 जो उपजातियां हैं अनुसूचित जाति की, ये शामिल हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर वाला चार्ट है ये केवल एक सिंबल के तौर पर है। जिस तरीके से बैकवर्ड कास्ट में भी अलग अलग जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई के लेवल पर जो अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैंने आपको शुरू में भी संकेत किया कि ये जो वर्गीकरण है दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2024 में 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसी के अनुकरण में ये बातें की जा रही हैं। ध्यान रखिएगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई थी उसमें पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम देवेंद्र सिंह एवं अन्य मामला, इसी केस की सुनवाई की गई थी और देन आफ्टर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि केंद्र और राज्य के स्तर पर एससी के लिए सब क्लासिफिकेशन की सुविधा को अमली जामा पहनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद तेलंगाना सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। एन उत्तम कुमार रेड्डी जी की अध्यक्षता में, वहां के सिंचाई मंत्री हैं ये, और देन उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर एससी समुदायों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन किया और देन आफ्टर एक जांच आयोग का गठन किया गया और उस जांच आयोग की अध्यक्षता सौंपी गई सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज जस्टिस शमीम अख्तर को। ठीक है। और इन्हीं की अध्यक्षता में जांच आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि देखिए साहब, हमने 59 उपजातियों के लिए
अलग अलग डेटा एकत्रित किए, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग आधारों पर, जैसे कि रोजगार के स्तर पर, साक्षरता के स्तर पर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर, प्रवेश के स्तर पर, भर्ती के स्तर पर, जनसंख्या के स्तर पर, इन सभी के आधार पर हमने डेटा एकत्रित किए। और इसके साथ साथ एससी समुदाय और संगठनों से 71 एप्लीकेशन भी प्राप्त किए गए। वहां से भी जो डेटा हमें मिले उसके आधार पर हमने एससी समुदाय को 3 समूहों में बांटने की सिफारिश की है। और ये जो 3 समूह है उसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे की भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निष्कर्ष है ये बताता है कि अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा इस मामले में विधेयक पारित किया गया है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को बाकी जो राज्य सरकारें हैं वो कब और किस सीमा तक लागू करते हैं। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस समय फैसला सुनाया था तो उसमें यह बात जोर देकर कही गई थी कि जो ये वर्गीकरण हो वो उनके लिए हो, ऐसा न हो कि राजनीतिक हित की पूर्ति करने के लिए वर्गीकरण किया जाए। तो जो भी पुष्ट आंकड़े हैं उन पुष्ट आंकड़ों की जांच की जाए और तार्किक आधार पर, तर्कसंगत आधार पर वर्गीकरण किया जाए, ताकि जो हमारा मकसद है कि उनको सही तरीके से सही सुविधा मिले, सही समय से उन्हें लाभ मिले, वो फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने जानी समझी। निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत अधिक उपयोगी हो जाता है और जीएस के पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, ठीक है। जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं कि संपूर्ण बैच की शुरुआत हो रही है 21 मार्च से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस बैच के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए। उसके माध्यम से आपको इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।